Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture on fundamental rights. Already मैंने आपको एक लेक्चर दिया था फंडामेंटल राइट्स, उसका बेसिक्स हमने समझा था, बेसिक फैक्ट्स जो थे और कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमने समझा था। बट उसका कोर जो है वो आज से स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर नंबर 2 से हम शुरू करेंगे उसका। ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा आर्टिकल 12 से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। मैंने आपको बोला था पार्ट 3 में। अब एक एक करके हमें आर्टिकल देखना है। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल ज़रूरी पढ़ना, अदरवाइज़ फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना कोई फ़ायदा ही नहीं, चैप्टर को कंप्लीट करना फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम ऊपर ऊपर से याद रखेंगे। ठीक है, हमें समझना है चीज़ों को। आर्टिकल 12 क्या बताता है हमें? आर्टिकल 12 डिफाइंस द टर्म स्टेट। स्टेट की टर्म को ये डिफाइन करता है फॉर द पर्पजेज ऑफ पार्ट 3। ये जो पार्ट 3 में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, फिर जहाँ पर भी आपको टर्म स्टेट का नाम दिया जाएगा उसी चीज़ को आर्टिकल 12 डिफाइन करता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हु इज़ इंक्लूडेड इन द टर्म स्टेट। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइज होगा कि जो टर्म स्टेट का हम यूज़ कर रहे हैं ये कौन कौन आता है इस स्टेट के अंदर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा आपको, इसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आते हैं, उसको हम स्टेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आपको, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ले लो, पार्लियामेंट ले लो, वो स्टेट के अंदर आता है बिकॉज दे मेक लॉज और इम्प्लीमेंट देम फॉर द कंट्री। ये लॉज बनाते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसी को एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन। आ रही बात समझ? सेकंड, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट में कौन आएगा? चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस और स्टेट लेजिस्लेचर आप बोल सकते हो। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या आता है? लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है, पार्लियामेंट में क्या आएगा? राज्यसभा आएगा, पार्लियामेंट में क्या आएगा? लोकसभा आएगा। आ रही बात समझ? तो ये किसके अंदर आते हैं? ये स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ की बात करेंगे। लोकल अथॉरिटीज़ आपको पता है, लोकल अथॉरिटीज़ में आपको क्या आएगा? जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती है लोकल लेवल पे, वो कौन कौन सा होता है? एक म्यूनिसिपलिटी आपके पास है, एक पंचायत आपके पास है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं। म्यूनिसिपलिटी आपको पता है जो सिटीज़ में गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम जो रन करवाते हैं। पंचायत आपको पता है जो रूरल एरियाज़ को मैनेज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो होते हैं लोकल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को देखता है। मैं आपको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड बुक से, स्टैंडर्ड सोर्स से। इससे ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है आपको, इससे कम भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप अगर फंडामेंटल राइट्स को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से नहीं समझोगे ना, आप ये समझो कोई फ़ायदा नहीं होगा टॉपिक पढ़ने का। वो सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी और उसी बेसिस पे आप जाओगे, और जब तक आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड अच्छे से टॉपिक को नहीं करोगे वो टाइम आपका वेस्ट एक्चुअल में होता है। और मेरा हैबिट है, होता भी नहीं है, अगर मैं कोई क्लास देता हूँ जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे कि नहीं आपको सफिशेंट इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तब तक मैं उस टॉपिक को आगे लेकर नहीं जा पाता हूँ। ठीक है, हाँ, रिवीजन के तौर पे मैं फैक्ट्स लेकर आ सकता हूँ, रिवीजन के तौर पे मैं MCQs लेकर आ सकता हूँ, बट एक टॉपिक को जब तक मैं उसको अच्छे से आपको अंडरस्टैंड ना कर पाऊँ, फिर उस टॉपिक का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मैं आपको लंबा नहीं खींच रहा हूँ, लंबा नहीं है, बट ये आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अदर अथॉरिटीज़ भी स्टेट के डेफिनेशन में आता है। अब क्वेश्चन आपको क्या बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेट? लाइन फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर। आपको बोलना है यूनियन के साथ, आपको बोलना सेंटर भी, आपको बोलना लोकल अथॉरिटीज़ भी, और आपको बाकी अदर अथॉरिटीज़ भी। अभी अदर अथॉरिटीज़ क्या है? दीज इंक्लूड स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? क्रिएटेड बाय लॉ। हमने कोई लॉ क्रिएट किया, उसके ज़रिए से कोई बॉडी बना ली, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी स्टेट के अंदर आता है, स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? नॉट डायरेक्टली क्रिएटेड बाय लॉ, जो हमने लॉ के ज़रिए से क्रिएट नहीं किया है, बट ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की अथॉरिटी है
आ रही बात समझ? जैसे कि आप ये बोल सकते हो नीति आयोग की बात करेंगे, ठीक है, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी तो है नहीं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स अगर बात करोगे स्टैट्यूटरी बॉडी में कौन आएगा, आप बोलोगे स्टैट्यूटरी बॉडी जो है या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC जो है, ये हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब LIC जो है ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आता है। ऑयल, ठीक है, ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC जिसको बोलते हैं, सॉरी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी स्टेट के डेफिनेशन में आता है क्योंकि ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज दे वर इस्टेब्लिश्ड बाय स्पेसिफिक एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि इनको हमने स्पेसिफिक एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ए प्राइवेट कंपनी लाइक ए स्कूल और हॉस्पिटल इफ इट रिसीव्स गवर्नमेंट एड। देखो, नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब यहाँ पर आप समझो अथॉरिटी एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एक प्राइवेट कॉरपोरेशन भी स्टेट के डेफिनेशन में आता है। जैसे कि एक स्कूल आप ले लो या एक हॉस्पिटल आप ले लो, प्राइवेट स्कूल ले लो या प्राइवेट हॉस्पिटल ले लो, लेकिन उस स्कूल को अगर एड मिलता है, गवर्नमेंट का एड मिल रहा है, और परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शंस, या वो स्कूल या हॉस्पिटल कोई पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, लाइक इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है, उसको हम क्या बोल देंगे, ये भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आता है। आई होप यहाँ तक आपको ये पूरी बात समझ आई होगी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, अगर आपको ये सारे क्लासेस देखोगे आप फंडामेंटल राइट्स को, फिर मैं अगर आपको स्टैंडर्ड बुक का नाम बोलूँगा उसको पढ़ने के लिए, अगर उसमें से 30 पेजेस दिए हैं ना इस चैप्टर के या 25 पेजेस, आप उसको हाफ एन आवर में कंप्लीट करोगे। 30 पेजेस को आपको सिर्फ गो थ्रू करना है उसको अपनी तसल्ली के लिए, बट मैं सजेस्ट करूँगा ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर चुका हूँ विथ एग्जाम्पल्स के साथ। अब क्वेश्चन है दूसरा कि प्राइवेट बॉडी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइवेट बॉडी भी स्टेट की डेफिनेशन में हम ले सकते हैं। अब देखो, इवन ए प्राइवेट एजेंसी, एक प्राइवेट एजेंसी वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है तो प्राइवेट एजेंसी, लेकिन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द स्टेट। इसको भी हम स्टेट की डेफिनेशन के अंदर ले पा रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर देखोगे, एक प्राइवेट स्कूल डिस्ट्रीब्यूटिंग मिड डे मील्स, अगर कोई प्राइवेट स्कूल आपके विलेज में है और उस प्राइवेट स्कूल को एक टास्क दिया गया है कि आपको अब क्या करना है, 2025 जनवरी से आप क्या करोगे, आपको 2025 से अब आपको इस विलेज में मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड करनी है, इस स्कूल में मिड डे मील्स प्रोवाइड करनी है। तो ए प्राइवेट स्कूल डिस्ट्रीब्यूटिंग मिड डे मील्स अंडर ए गवर्नमेंट स्कीम, क्योंकि मिड डे मील्स गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ए प्राइवेट कंपनी बिल्डिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या कोई प्राइवेट कंपनी है, सपोज मेरी कोई प्राइवेट कंपनी है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई हॉस्पिटल में बना रहा हूँ सपोज, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है बट मुझे दिया गया है, मैं उसको बना रहा हूँ, तो दैट मीन्स वो भी हम क्या बोलेंगे, वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। ये हो गया आपका कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। दैट मीन्स आर्टिकल 12 आपको क्या बता रहा था, समझ आ गया। ये आर्टिकल 12 हो गया हमारा कंप्लीट, ये हो गया इजी तरीके से, कोई एफर्ट्स आपको नहीं लगाने, PDF को सिर्फ गो थ्रू करना है, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो आर्टिकल 12 के ऊपर, आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 13, हम 5-5 आर्टिकल्स डेली बेस पे पढ़ेंगे, 3 लेक्चर्स में इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि अगर हम 5 आर्टिकल्स आज पढ़ेंगे, 5 कल पढ़ेंगे, 5 परसों पढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा और अच्छे तरीके से हो जाएगा। रश करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे हाँ, अगर आप डेली बेसिस पे हाफ एन आवर या 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का क्लास देख रहे हो और बाकी आप अपना काम कर रहे हो दिन में, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी। 24/7 पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बट जो टाइम आप दे दो वो इफेक्टिव होना चाहिए। व्हाट डज द लॉ मीन अंडर आर्टिकल 13? अब हम आर्टिकल 13 के ऊपर आएंगे, ठीक है। पहला तो हो गया, दैट मीन्स हमें आर्टिकल 13 क्या बोलता है, लॉ के बारे में। लॉ किसको बोलते हैं? आर्टिकल 12 हमें क्या बोल रहा था, स्टेट किसको बोलते हैं, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो द टर्म लॉ इंक्लूड्स परमानेंट लॉज एक सेकेंड,
परमानेंट laws, the term law includes permanent laws made by the parliament or the state legislature. परमानेंट laws होते हैं, मतलब लॉ का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो कि परमानेंट पार्लियामेंट बनाता है या एक स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ पार्लियामेंट मेक्स ए लॉ दैट बैन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इट विल बी इनवैलिड बिकॉज इट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो लॉ के डेफिनेशन में हमारे पास परमानेंट लॉज आते हैं, हमारे पास टेम्परेरी लॉज आते हैं, हमारे पास स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। परमानेंट लॉज का मतलब होता है ऐसे लॉ, ऐसा कानून जो पार्लियामेंट बनाएगा या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। जैसे इफ पार्लियामेंट मेक्स ए लॉ, अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है जो बैन करता है फ्री स्पीच, जैसे कि आपके पास राइट क्या है या हमारे पास क्या राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम फ्रीली बोल सकते हैं। लेकिन वही अगर पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ बनाता है हमारी जो फ्री स्पीच उसको बैन किया जाएगा, आपको बोलने नहीं देंगे, तो आप क्या करोगे, इट विल बी इनवैलिड, इसको हम इनवैलिड बोलेंगे। ये वैलिड नहीं है क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दिया है राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो लेकिन जब इन्होंने लॉ बनाया है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैन कर रहे हैं, दैट मीन्स इट विल बी इनवैलिड, ये इनवैलिड होगा। क्यों? बिकॉज इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि ये क्या वायलेट करता है, ये हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, जो अंडर आर्टिकल 19 के अंदर दिया हुआ है, उसको ये लॉ वायलेट कर रहा है। तो दैट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, ये इनवैलिड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर टेम्पररी लॉ का मतलब क्या है? टेम्पररी लॉज क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेम्पररी लॉज, आपको बोलना है टेम्पररी लॉज ऐसे लॉज होते हैं इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट इशू करता है, और या स्टेट का गवर्नर होता है ऑर्डिनेंसेस के जरिए से। जैसे कि आप एग्जांपल समझो, इफ द प्रेसिडेंट इश्यूज एन ऑर्डिनेंस, अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू करता है रिस्ट्रिक्टिंग, मतलब क्या बोलता है वो, रिलीजियस फ्रीडम ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे वो बोलता है कि रिलीजियस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। रिलीजियस फ्रीडम का मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हो, आप कोई भी रिलीजन आप फेथ रख सकते हो, ठीक है, तो या आप प्रोपिगेट कर सकते हो। बट यहाँ पर बोला गया कि अगर इमरजेंसी चल रही है, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी है, जैसे कोविड-19 आ गया, इमरजेंसी लग गई, तो दैट मीन्स अगर उस टाइम पे प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है, जिसको आप ऑर्डिनेंस बोल सकते हो, कि उसमें बोला गया है कि रिलीजियस फ्रीडम आप नहीं कर सकते हो, द कोर्ट कैन रिव्यू, अब कोर्ट क्या करेगा, ये रिव्यू करेगा एंड इनवैलिडेट इट इफ इट वायलेट्स आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर ये आर्टिकल 20, ये एक एग्जांपल के जरिए से मैं समझा रहा हूँ, मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता था, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल के एग्जांपल ले सकता था। तो ये हो गया टेम्पररी लॉ। अगर कोविड-19 की बात करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप घर पे अपना रिलीजियस फेथ घर पे अडॉप्ट कर सकते हो, बाहर आप नहीं जा सकते हो, मस्जिद में नहीं जा सकते हो, मंदिर में नहीं जा सकते हो, टेम्पल में नहीं जा सकते हो, गुरुद्वारा में नहीं जा सकते, क्योंकि उस टाइम कोविड-19 के टाइम पे वो आपको क्या बोल रहा है, वो आपको किस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है, वो एक्चुअल में आपको सिर्फ फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे ही नहीं बोला जाता, वो आपको बोल रहा है राइट टू मूव, आप उस टाइम नहीं बाहर जा सकते हो। रीज़न उसके पीछे ये कि एक बीमारी फैल गई थी, आ रही बात समझ। तो अगर वो चीज़ कोर्ट चेक करेगा, अगर वो चीज़ आपको वायलेट हो रही है, जो आपका राइट दिया गया है, फिर उसको इनवैलिड या वायलेटिव बोल सकते हैं। फिर स्टैट्यूटरी लॉ का मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जैसे कि ये थर्ड लॉ हम बोल सकते हैं, ये भी लॉ होता है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखो, जैसे रूल्स बना, कोई रूल होता है, कोई ऑर्डर इशू होता है, कोई नोटिफिकेशन इशू होते हैं, इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव, दैट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से आपको एक नोट्स आ गए, एक ऑर्डर आ गया, एक रूल आ गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया है कि कोई भी रूल उसने बना लिया और आपको पास कर दिया। अब देखो, इफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इशूज ए नोटिफिकेशन, अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो कोई भी नोटिफिकेशन इशू करता है, सपोज डिनाइंग वुमेन द राइट टू वर्क इन सर्टेन सेक्टर्स, और डिनाई करते हैं वुमेन को कि आप कुछ सेक्टर्स में काम नहीं कर सकते हो, इट विल बी वाइड एज इट वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी। क्यों नहीं कर सकते एक सेक्टर में ये काम? अगर मेल्स कर सकते, फीमेल्स क्यों नहीं कर सकते, या वुमेन क्यों नहीं कर सकते? तो ये हो गया वायलेशन ऑफ लॉ को वायलेट करना, ठीक है, या राइट्स को वायलेट करना, लॉ को नहीं, राइट्स को वायलेट करना। क्यों? क्योंकि ये होता है राइट टू इक्वालिटी जो है वो वायलेट हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास
जो है लॉ के अंदर क्या था भाई, लॉ के अंदर क्या आएगा, परमानेंट लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, टेम्परेरी लॉज मेड इशूड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, एंड थर्ड जो है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इश्यू कर रहे हैं नोटिफिकेशन, ना कि पार्लियामेंट, ना कि लेजिस्लेचर। आ रही बात समझ? तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन नोट्स इशू करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इशू करते हैं। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। यही आर्टिकल 13 भी आपको एक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको द सुप्रीम को जुडिशियल रिव्यू एंड केस सुनंदा भारती केस ऑफ 1973, इसमें क्या बताया जाता है, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया है, हेल्ड किया है दैट इवन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इनवैलिडेटेड इफ इट वायलेट्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से अगर हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए, लेकिन अगर जो है लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है, अमेंडमेंट कर रहा है और पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर रहा है और उस अमेंडमेंट की वजह से क्या हो रहा है, आपका लॉ, आपका राइट वायलेट हो रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम इनवैलिडेट बोल सकते हैं। इफ इट वायलेट्स, अगर आपका ये वायलेट क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक जो आपको फंडामेंटल्स दिए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर वो चीज़ें वायलेट हो रही है जो की प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, ये बी इनवैलिड हम देख सकते हैं, इसको इनवैलिडेट बोल सकते हैं। वाइड आप बोल सकते हो, आप बोलोगे ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, तो ये लॉ आप बना नहीं सकते, इसको पास नहीं कर सकते। और जुडिशरी इसको इस पे बोलेगा, किसको, पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को, लॉ मेकिंग बॉडीज को, कि बोलेगा कि ये लॉ नहीं चलेगा, ये इनवैलिड है, ये क्या करता है, वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट्स का। जैसे कि पार्लियामेंट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज किया है, कौन सा चेंज, टू एबॉलिश द जुडिशरी, जुडिशरी को खत्म कर रहा है, और डिनाई पीपल टू राइट टू वोट, या लोगों को वोट देने नहीं देता है, डिनाई कर रहा है कि आप वोट नहीं दे सकते हो, द अमेंडमेंट विल बी इनवैलिड, इस अमेंडमेंट को इनवैलिड करार दिया जाएगा। बिकॉज, क्यों किया जाएगा, इट डिस्ट्रॉयज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन क्या है, कि आपको जुडिशरी जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर जुडिशरी नहीं होगा तो हमारे राइट्स को कौन सुनेगा, लोगों को अगर राइट टू वोट नहीं मिलेगा तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे रहेगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि और फंडामेंटल राइट्स भी अगर वायलेट हो रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या है, जुडिशरी रिव्यू कर रहा है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हो रहा है, अगर उसकी वजह से कोई भी वो देख रहा है क्या ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है, क्या इसकी वजह से कोई राइट वायलेट तो नहीं हो रहा। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो कोर्ट क्या बोलेगा, वो बोलेगा नहीं ये इनवैलिड है, ये हम नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। या ये भी बोल सकता है कि हाँ ठीक है, इसकी वजह से कोई राइट वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये भी बोल सकता है। तो दैट मीन्स ये चेक कौन करता है, ये जुडिशरी करता है। इसलिए बोलते हैं गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गारंटियर ऑफ राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है जुडिशरी को या सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ तक तो आपको ये पूरा समझ आया होगा। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ये आपको टिप्स पे आया होगा। अब यहाँ पर आप आ जाओगे आर्टिकल 14, देखो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 तक, दैट मीन्स राइट टू इक्वालिटी। तो सबसे पहला जो आप पढ़ते हो ना राइट्स के बारे में, राइट टू इक्वालिटी, अभी तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, अब राइट टू इक्वालिटी में 4 राइट्स हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14, 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 15 भी, 16 भी, 17 भी, 18 भी, ये राइट इक्वालिटी में 4 राइट्स आते हैं 14 to 18। फिर हम जाएंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या राइट टू फ्रीडम हम पढ़ेंगे। तो अभी राइट टू इक्वालिटी पे हम आ रहे हैं। आर्टिकल 14 हमें क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों याद रखने आपको। आर्टिकल 14 आपको बोल रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में आपको आर्टिकल 14 बोल रहा है। अब क्या है ये हम आगे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें बताया जा रहा है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट आपने ऊपर समझा है क्या बोल रहा है, ये डिनाई नहीं कर सकता है, किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, या डिनाई नहीं कर सकता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये क्या, इसका मतलब क्या, ये हम एक एक करके समझेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है। यहां पर आप समझो,
कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेलिटी बिफोर लॉ, जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये इसका ओरिजिन हुआ है, ब्रिटिश ओरिजिन है इसका, ये पहला पॉइंट है। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इसका ओरिजिन हुआ है। बट पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिश ओरिजिन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू यही बनेगा, अब कैसे रखोगे याद, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ब्रिटिश से है या इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश से? आप बोलोगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, देखो बी से बिफोर बी से ब्रिटिश हो गया क्लियर। और ये एक ऐसा लॉ है जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि इसका मतलब हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया एंड दिस इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये डिफरेंशिएट मैं कर पा रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझो, इन ए मर्डर केस, अगर किसी का मर्डर हो रहा है, फॉर सपोज व्हेन द एक्यूज्ड इज ए रिच बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिच पर्सन है, उसने क्या किया है, उसने कोई मर्डर किया है, ठीक है, कोई मर्डर हो गया है और एक्यूज्ड जो है वो एक रिच बिजनेसमैन है, और ए कॉमन लेबरर, या मर्डर किया है रिच बिजनेसमैन ने, या कोई ऐसा पर्सन ले लो जो कि बहुत गरीब है या कॉमन लेबरर है, किसी ने भी कोई भी मर्डर कर सकता है। फॉर ये पर्सन है, इसको मारा गया, इसका मर्डर हो गया, ये रिच भी हो सकता है, रिच पर्सन ने भी किया होगा, या कोई पुअर पर्सन, कोई गरीब आदमी, उसने भी ये मर्डर किया होगा। इस केस में क्या होगा, बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट आप मिलना चाहिए अंडर द लॉ। ये नहीं कि आप बोलोगे ये रिच है इसको हम जेल नहीं भेजेंगे, आप बोलोगे ये पुअर है इसी को जेल भेजेंगे, या आप ये भी बोल सकते हो ये रिच है इसको जेल भेजेंगे। ठीक है, आप बोलोगे ये पुअर है छोड़ो इसको यार, पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, तो क्या करेगा ये जेल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोथ आर ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ। कानून जो बोल रहा है मर्डर जिसने किया है उसको 14 ईयर का जेल है तो जेल ही भेजो, उसको फांसी है तो फांसी ही दे दो, उसके ऊपर फाइन लगेगा तो फाइन ही दे दो। बोथ आर ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ विथ नो स्पेशल प्रिविलेज गिवन टू वेल्दी पर्सन। मैंने अभी आपको बोला कोई भी स्पेशल प्रिविलेज आप नहीं दे सकते वेल्दी पर्सन को, कि आप बोलोगे नहीं ये अमीर आदमी है तो ये बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी वजह से इंडिया को फायदा हो रहा है, इसकी वजह से कंट्री को फायदा हो रहा है, एक बड़े बिजनेसमैन को कैसे हम जेल में लेकर जा सकते, इसको तो सोफे पे रखेंगे, या इसको अगर जेल लेकर जाएंगे तो वहाँ पर इसको कबाब खिलाएंगे, वहाँ पर इसको बिरयानी खिलाएंगे, वैसा नहीं होगा। सब लोगों को सेम जो है ट्रीटमेंट मिलेगा, सेम ट्रीट किया जाएगा, कोई स्पेशल प्रिविलेज आप वेल्दी पर्सन को नहीं दे सकते हो। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। आ रही बात समझ? इट इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, उसी का एक एलिमेंट है जिसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज, आपको बोल सकते हो रूल ऑफ लॉ भी आप इसको बोल सकते हो, इस सेंस से आप याद रखो। अब ये किसने बोला है कि ये एलिमेंट जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एलिमेंट है किसका, रूल ऑफ लॉ का? तो ये दिया है A.V. डाइसी ने, ये बोला है, एक ब्रिटिश जूरिस्ट था या ब्रिटिश जुडिशरी में था, ठीक है, तो उसने ये टर्म दी है कि इसको हम बोल सकते हैं रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट का एलिमेंट हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझो, इफ ए मिनिस्टर इज कॉट, अगर एक मिनिस्टर है उसको पकड़ा गया है ब्रेकिंग ए ट्रैफिक रूल। फॉर एग्जांपल ये एक मिनिस्टर है, ये उसकी गाड़ी है, ये गाड़ी में बैठा हुआ है और यहाँ पर ट्रैफिक रूल था, यहाँ पर रेड सिग्नल था और ये इसने रेड सिग्नल को तोड़ के आगे चला गया। इसको तो गाड़ी रोक रही थी यहाँ पर, बट इसने कोई रेड सिग्नल तोड़ दिया, अब ट्रैफिक रूल को तोड़ दिया। आ रही बात समझ? कोई भी ट्रैफिक रूल हो सकता है। If a minister is caught breaking a traffic rule, they cannot escape punishment. ठीक है, ये पनिशमेंट से नहीं बच सकता है, इसको पनिशमेंट हो जाएगा बाय क्लेमिंग स्पेशल स्टेट्स। ये नहीं बोल सकता कि मैं मिनिस्टर हूँ तो मैं ट्रैफिक रूल तोड़ सकता हूँ। दे कैन नॉट escape, ये escape नहीं हो सकते, ठीक है, पनिशमेंट बाय क्लेमिंग स्पेशल स्टेट्स। तो ये बोल सकते हैं कि मेरे पास स्पेशल स्टेटस हैं, तो यही बोला गया है इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। अब यहां पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ इज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14, बस इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला रूल ऑफ लॉ जो है इन आर्टिकल 14 के अंदर ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको बोलते फंडामेंटल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कोई भी इसको जो है अमेंड नहीं कर सकते, मतलब अगर आप अमेंड करोगे बट ये इसका ये वायलेट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एजुकेशन इन द भारतीय
केस में बताया जा रहा है कि उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो यहां पर आर्टिकल 14 में बोला जाता है रूल ऑफ लॉ एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, आप इसको वायलेट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझो, द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक ए लॉ दैट एग्जेम्प्ट्स पॉलिटिशियंस फ्रॉम फॉलोइंग एंटी करप्शन रेगुलेशंस एज इट वुड वायलेट द रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल। गवर्नमेंट जो है ये ऐसा लॉ नहीं बना सकता है कि जो पॉलिटिशियंस को एग्जेम्प्ट कर रहा है, पॉलिटिशियंस जो है एग्जेम्प्ट कर रहा है फ्रॉम फॉलोइंग एंटी करप्शन रेगुलेशंस, कि वो क्या कर सकते हैं, एंटी करप्शन रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या हमें बता रहा है, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को समझना जरूरी है। यहाँ पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स डिफाइंड बाय कोर्ट। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया जा रहा है कि जो भी इंडिविजुअल के राइट्स जो होते हैं वो कहाँ से पता चलता है, वो कोर्ट डिफाइन करता है, डिसीजन बाय डिसीजन कोर्ट डिफाइन करता है कि इंडिविजुअल का राइट है या नहीं है, एंड नॉट द सोर्स ऑफ राइट, ठीक है, ना कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ राइट है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं और वहां से इनको पता चल रहा है कि इंडिविजुअल्स के राइट्स क्या है, ये वहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। वहां पर जो है इंडिविजुअल्स का राइट्स का सोर्स जो है वो कोर्ट डिफाइन करेगा, ठीक है, इन इंडिया। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं और वहां से हमें पता चल रहा है कि कौन से इंडिविजुअल राइट्स हैं या कौन से इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो जब हम कोर्ट में जाते हैं फिर कोर्ट क्या करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखता है और कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद डिसीजन दे देता है। आ रही बात समझ? तो दैट मीन्स ये हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे कि इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली गारंटीज द राइट ऑफ इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। वाइल इन ब्रिटेन, लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करेंगे, कोर्ट्स एस्टैब्लिश सच प्रिंसिपल्स ओवर टाइम थ्रू जजमेंट्स। मैंने आपको अभी बोला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, वहाँ कोर्ट्स जो होते हैं वो जजमेंट्स के थ्रू बताते हैं कि ये सिटीजन का राइट है या नहीं है, तो जजमेंट्स के जरिए से वो फिर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स ऑफ राइट कॉन्स्टिट्यूशन है और सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट जो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ब्रिटिश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पर कोर्ट्स ये चीज़ डिफाइन करते हैं। आई होप मेरी बात आपको ये पूरी की पूरी समझ आई होगी। अब यहां पर हम देखेंगे एब्सेंस ऑफ, हाँ यहां पर एक और है जो हमें देखना है, आगे देखेंगे इसको। इक्वालिटी बिफोर लॉ को ही मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है, एक्सटेंड कर रहा हूं। द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, ये ऑलरेडी एज इट इज स्टेटमेंट पूछा गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बता रहा है, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज। मैंने आपको ऊपर अभी बोला था कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा किसी भी पर्सन के फेवर में। जैसे कि अभी वो मिनिस्टर था, उसने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, उसको फेवर नहीं मिल सकता है, या कोई बिजनेसमैन है उसने मर्डर किया, उसको कोई स्पेशल प्रिविलेज तो नहीं मिल सकता है ना। तो यही बता रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक एग्जाम्पल के जरिए से मैं समझाऊंगा एक और। ए सेलिब्रिटी कॉट कमिटिंग ए क्राइम, अगर एक सेलिब्रिटी है, फॉर एग्जाम्पल सलमान खान की बात करो, शाहरुख खान की बात करो, या कोई भी एक सेलिब्रिटी आप ले लो जो आपको पसंद है, ए सेलिब्रिटी कॉट कमिटिंग ए क्राइम, अगर वो कोई क्राइम कर रहे हैं, कैन नॉट डिमांड स्पेशल ट्रीटमेंट, वो स्पेशल ट्रीटमेंट डिमांड नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फेम। ऐसा नहीं है कि वो फेमस है, वो सेलिब्रिटी है और वो क्लेम कर सकते हैं हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, नहीं। जैसे कि संजय दत्त जेल में था कुछ टाइम पे, तो वहाँ पर जब उसको मैंने उसका वो वीडियो सुना था यूट्यूब के ऊपर, तो वो बोल रहे थे जेल की कंडीशंस भी मेरे लिए कैसी थी। मतलब भी मेरे लिए का मतलब होता है जैसे बाकी लोगों की कंडीशंस थी वैसे भी मेरा भी था, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था मेरे लिए वहाँ पर। आ रही बात समझ? इवन दो कि वो सेलिब्रिटी था वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट, द इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। अब देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसलिए मैं पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ एग्जाम्पल्स के जरिए से। पढ़ के तो आप 50 बार भी पढ़ोगे ना, पढ़ो आप पॉलिटी, लेकिन आप उसको समझ के नहीं पढ़ोगे, वो आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है, नहीं देगा वो चीज़ रिजल्ट जब तक आप उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझ नहीं सकते हो। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म्स हैं, इनको समझना बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझ आना चाहिए। द इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। मतलब क्या है, समझो इस बात को।
इफ ए पुलिस ऑफिसर असॉल्ट समवन, पुलिस ऑफिसर आ गया और उसने किसी को असॉल्ट किया है, कोई पर्सन को पकड़ा और मारा उसको, दे विल बी ट्राइड इन द सेम कोर्ट एज एनी अदर सिटीजन, इसको भी सेम कोर्ट में लिया जाएगा। ठीक है, किसको? इस पुलिस पर्सन को। ठीक है, जैसे कि बाकी आम इंसान होते हैं वैसे ही इस पुलिस ऑफिसर को भी लिया जाएगा कोर्ट के सामने, और कोर्ट इसको बोलेगा आपने ऐसा क्यों किया है। और आजकल के टाइम पे अगर आप देखोगे लाइव ये होता है यूट्यूब पे, कोर्ट की जजमेंट्स होते हैं, आप देख सकते हो किस तरीके से आईएएस ऑफिसर्स को, किस तरीके से एसपी या एसएसपी होता है या बड़े पुलिस ऑफिसर्स, उनको किस तरीके से जज जो होता है सामने बोल रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी पता चल रहा है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो पुलिस ऑफिसर असॉल्ट समवन, अगर किसी को असॉल्ट करे ना पुलिस, तो पुलिस कोर्ट उसको भी पकड़ सकता है। पकड़ सकता क्या मतलब क्या होता है? पकड़ लेता है और उसको भी फिर जो होता है कोर्ट के सामने पेश होना होता है, और कोर्ट भी उसके ऊपर चार्जेस लगा सकता है, सस्पेंड कर सकता है। नो पर्सन इज, यही होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आया समझ? देखो पुलिस को भी सामने इक्वल, सारे एक जैसे हैं। ये नहीं कि कोई पर्सन कुछ क्राइम कर रहा है और पुलिस उसको मार डाल रहा है, ऐसे कोर्ट के सामने नहीं लेकर जा रहा है तब भी उसको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर नो पर्सन इज अबोव द लॉ, कोई पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है, इसका तो लिटरल मीनिंग तो यही निकल रहा है। लेकिन हम देखेंगे इवन द प्राइम मिनिस्टर कैन बी क्वेश्चनड आर प्रोसिक्यूटेड फॉर करप्शन, अगर करप्शन चार्जेस में प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है उसको भी क्वेश्चन कर सकता है कोर्ट। इफ एविडेंस इज फाउंड, अगर एविडेंस होता है उसके सामने, कोर्ट उसको जो है बुला लेगा, सुप्रीम कोर्ट में बोलेगा भाई ये करप्शन चार्ज है आपके ऊपर। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे और उसको जेल की हवा खानी पड़ी। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको जेल में लेकर गए हैं और कोर्ट ने डिसीजंस दिए। बात समझ में आ रही है? इसको रिलेट कर सकते हो। तो यही होता है नो पर्सन इज अबोव लॉ। ये कॉन्सेप्ट जो था ये था हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट। अभी हमने आर्टिकल 14 का पार्ट 1 समझा है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है ये मैं कल बताऊंगा क्योंकि क्लास बड़ा हो जाएगा और मैं इसको शॉर्टकट तो कर नहीं सकता हूं, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आएगी तब तक कोई फायदा नहीं है। कल जो हम करने वाले हैं वो हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये हम कल देखेंगे इसके एग्जांपल्स, और हमें इसकी एक्सेप्शन जनरली याद रखनी होती है। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। इस PDF को आज ही आप डाउनलोड कर सकते, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वही सर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर लोगो इसका ऐसा ही होगा। वहाँ पर WS अकेडमी नहीं है, वहाँ पर वही सर टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब पे भी वही सर अकेडमी है। ऐप पे जाकर WS अकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट आपको डेली बेस पे ऐसे क्लासेस देखने को मिलेंगे।